अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तोशाखाना का जो केस है और जो घड़ियाँ हैं वो इमरान खान के गले की वो हड्डी बनते जा रहे हैं जिसको ना वो निगल सकते हैं ना वो उगल सकते हैं। एक तो उन्होंने दावा कर दिया कि जी हम कोर्ट में जाएँगे, मैं अमेरिका में भी जाऊँगा, मैं दुबई में भी जाऊँगा, मैं लंदन में भी जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है कि वो दुबई में जाएँगे, वैसे क्या ही मज़ा आता अगर वो सऊदी अरब के भी किसी कोर्ट के अंदर जाते। बहरहाल अब मामलात जो है दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं। अगर आपने कोर्ट में जाना है, तो ज़ाहिर है कोर्ट जो है वो आपसे एविडेंस भी माँगेगा और फिर वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो प्रेज़ेंट करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तानी कोर्ट्स नहीं है कि मामला चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर आपने दावा किया तो फिर आपको अपने दावे को साबित भी करना पड़ेगा वहाँ पे। तो जी खान साहब ने क्या दावा किया? खान साहब ने कहा है कि जी घड़ी मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी एक दुकानदार को बेची थी। चलें जी, आपको उस दुकानदार को सामने लाना पड़ेगा, वो आएगा, वो आपके बताएगा कि किस तरह क्या उसने रेट लगाया, किस तरह उसने किया, पैसे किस तरह से दिए गए। देखिए, कल खानज़ादा ने प्रोग्राम किया, बड़ा ही एक उसमें इंकशाफ हुआ है कि जनवरी 2019 को आपने जो घड़ी बेची है जिस तारीख को, उसी तारीख को आपने तोशाखाना में पैसे जमा करवाए हैं। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान ने घड़ी की जो वैल्यू लगवाई है, जब घड़ी असेसमेंट की जाती है, जब भी तोशाखाना की किसी उसकी, तो वहाँ पे एक मार्केट का एक्सपर्ट बंदा बैठा होता है, जो कि मार्केट के हिसाब से वैल्यू लगाता है कि अगर आप आज एक चीज़ बेचने जाएँगे, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। और वो अक्सर हम जैसे कोई शॉप बेचने जाते हैं, कोई प्लॉट बेचने जाते हैं, कोई गाड़ी बेचने जाते हैं, तो मार्केट वैल्यू लगते हैं ना कि इस वक़्त मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। तो इमरान खान साहब ने मार्केट वैल्यू 10 करोड़ पे उसकी लगाई है, तोशाखाना में बेच इमरान खान साहब 5 करोड़ के आए हैं। मुझे समझ नहीं आई ये बात कि वैल्यू 10 करोड़ है, बेच आपने 5 करोड़ दी, क्यों? कौन-सी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपने इतने कम पैसों में बेचा? होता है ना, हम लोगों को कोई लोग होते हैं वो अपने प्लॉट, ज़मीनें कम कीमतों पे बेच देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको कोई मसला होता है, उन्होंने कोई पेमेंट करनी होती है, कोई मुल्क से बाहर जा रहा होता है। वो कहते हैं चलो जी निकालो, किसी तरह मेरी जान छूटे से, या कम किस्तों पे किसी ने कोई चीज़ ली होती है, किस्तें अदा नहीं हो पा रही होती, वो कहते हैं चलो जी मैं बेचूँ और ताकि मैं इसको क्लियर कर दूँ, जो बंदा खरीदेगा वो खुद ही किस्तें दे देगा। खान साहब के साथ तो ऐसा कोई मसला था ही नहीं ना, तो खान साहब ने कम कीमत पे क्यों बेची है? फिर उसी दिन जो सरकारी खजाने में कैश जमा करवाया गया। कैश क्यों जमा करवाया गया? कैश किसने जमा करवाया है? किसके अकाउंट से वो कैश निकला? अगर खान साहब ने जमा करवाया है, तो वो कैश उनके अकाउंट से निकला होगा, कोई बैंक स्टेटमेंट तो वो ज़ाहिर करेंगे। यही चीज़ें जो थी ज ज जब ये अदालत गए थे, सॉरी, इलेक्शन कमीशन में इनका केस चल रहा था, तो वहाँ पे जब कहा गया था बैंक स्टेटमेंट लाए, तो ये भाग रहे थे उससे कि बैंक स्टेटमेंट्स हम नहीं दे सकते। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद ही स्टेट बैंक से रुजू करके इनकी बैंक स्टेटमेंट जो थी वो निकलवाई थी। उसके अंदर इनको इर्रेगुलरिटीज़ नज़र आई कि जो ये बात कह रहे हैं या जो तोहाइफ का कह रहे हैं वो मैच नहीं कर रही है बैंक स्टेटमेंट से। जो 5 करोड़ आपने बेचा, आपने वो भी कैश लिया है। क्यों कैश लिया है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कैश में डीलिंग होती है। लोग कैश में डीलिंग करते हैं टैक्स बचाने के लिए। आप बाद दफ़ा ज़मीन बेचते हैं, आप हल्फ़नामे में उसको बेचने वाले जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसमें कम कीमत लिखवा दें, कुछ कीमत आप कैश में ले लेते हैं ताकि हम टैक्स से बचें। आप वज़ीर-ए-आज़म में आप टैक्स से बचना चाहेंगे और टैक्स से बचने के लिए आप कैश में डीलिंग करेंगे। ये तो आपके ऊपर एक और जुर्म आ जाता है कि आपने कैश में पेमेंट ली। अगर आपने चेक लिया, चेक किसके नाम पे गया, किसके अकाउंट में गया और किसी और के अकाउंट में क्यों भेजा? अगर ये सारी चीज़ें आपके बकौल लीगल हैं और आपका तोहफ़ा आपकी मर्ज़ी, जो कि नहीं है, ये बात मैंने कल भी कहा था कि रियासत का तोहफ़ा होता है, तो फिर भी आप को चेक में कैश में लेनी चाहिए थी पेमेंट, आपने कैश में क्यों ली है? तो हाँ साहब, अपनी झूठ के उसमें खुद ही फँसते जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आज हमारे एक कोलीग हैं ताहिर इमरान, वो बीबीसी में भी थे और उन्होंने एक स्टोरी की है कि जो फराह गोगी हैं, जो अप्रैल 2019 से उस उनकी दुबई का कोई एंट्री नहीं मिल रही है। वो अमेरिका गई हैं अप्रैल में, लेकिन वो बारास्ता अबू ज़ैबी अमेरिका गई हैं। लेकिन वो दुबई की एंट्री उनकी नहीं मिली, 2021 में वो दुबई गए। अब इस चीज़ ने और जो मामलात है उसको पेचीदा कर दिया। किस तरह? कि उमर फारूक बोल तो सच रहा है कि उसने खरीदी है, लेकिन उसने हो सकता है कि दुबई में ना खरीदी हो। फिर उसने पाकिस्तान में आके खरीदी हो। अगर वो पाकिस्तान आया है, तो इतने पैसे लेके आया, तो उन पैसों को लाने में हेल्प किसने की? ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। और जैसे कि हामिद मीर कह रहे थे कि वो पैसे जो हैं एक बिज़नेस टाइकून के जहाज़ में आए हैं, तो ज़ाहिर है वो इमरान खान के कहने पे आए होंगे। फिर वो पाकिस्तान से ये पैक लेके गया है कस्टम वालों से सारा बच-बचा के, तो किसने फैसिलिटेट करवाया है? और
कौन था जिसने ये सारे मामला जो है वो हल करवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें सवालात उठा रही हैं। फ़रा गोगी अगर दुबई नहीं गई और उसने पाकिस्तान आके उमर फारूक ने खरीदा है, तो फिर उमर फारूक कोई ना कोई एविडेंस तो देगा। ये हो नहीं सकता कि वो आ जाए टीवी के ऊपर बात करने के लिए। ये तो फैक्ट है कि वो घड़ी पहुंच उसके पास गई है। दुनिया में एक ही जो थी, जाहिर है कि वो बनाई गई हुई है, कस्टमाइज वॉच है और वो दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसा उनके पास पहुंच गई है। अच्छा, अब कल जो थे वो जुल्फी बुखारी और जब फवाद चौधरी ने परसों की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि जी हमने यहाँ पे बेची, उसने आगे दुबई के एक डीलर को बेच दी थी। तो दुबई के डीलर का भी आज एक बयान आ गया, उन्होंने कहा जी हमने तो घड़ी खरीदी नहीं है, हमने तो प्रमोशन के लिए वो घड़ी जो थी अपने पेज के ऊपर लगाई है, हमने नहीं खरीदी है। तो घड़ी तो खरीदी उमर फारूक ने है। मसला ये है कि खान साहब वगैरह ने लूट सेल मचा दी हुई थी। इनको ये था कि हुकूमत कभी भी किसी वक्त जा सकती है, कभी भी किसी वक्त कोई मसला होता है, तो जो जो लपेट सकते हैं, जो जो समेट सकते हैं, वो हम चीज़ें समेटते जाएं। आप ये देखें कि जो जब ये इन्होंने घड़ी बेची है, तो उस वक्त भी इन्होंने कानून बना दिया था 50% का, लेकिन घड़ी की पेमेंट फिर भी उन्होंने तोशाहाना को 20% की है। फिर उसके बाद जब 50% हो गई, तो उन्होंने तोशाहाना को कोई तोहफे जो शो ही नहीं किए हैं। यानी कि जो वॉल हैंगिंग, डिनर सेट, डेकोरेशन पीसेस, ये सारी चीज़ें जो थी वो खान साहब ने जाहिर ही नहीं की हैं। वो लपेटे मार के सारी वो अपने साथ घर में लेके चले गए हैं। कोई सुना है घोड़ा भी मिला था, कोई गोल्ड प्लेटेड क्लेशन कॉप भी थी, नेकलेस भी थे, अंगूठियाँ भी थी। और ये बात ये है कि हम एक घड़ी के चक्कर में तो फंस गए हैं। और कितने अफसोस की बात है कि जब दूसरी दुनिया में ये स्टोरी कवर हो रही है, वो क्या कह रहे होंगे कि इनका वज़ीर-ए-आज़म कितना फ़कीर था, कितनी उसने बेईमानी की एक गिफ्ट को बेचने के लिए। और मतलब दुनिया में एक रुसवाई हो रही है पाकिस्तान की। और आप ये देखें कि ये तो एक मामला है घड़ी का। उसके अलावा जो मलिक रियाज के 50 अरब हैं जी, जो हमें मिले थे बरतानी तहकीकाती एजेंसी से, पाकिस्तानी माल, इन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में जो उसको फाइन लगा हुआ था उसके अंदर एडजस्ट करवा दिए। वो तो पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा था ना। और उसके बाद आपने जो घड़ी की वैल्यू, वो कह रहे 1 अरब 70 करोड़ है, आपने 10 करोड़ उसकी वैल्यू लगाई। पाकिस्तानी खजाने को नुकसान पहुंचाया, मलिक रियाज वाले में आपने पहुंचाया, उससे अल कादर यूनिवर्सिटी में जो आपकी बीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गई, उसको आपने ज़मीन दिलवाई वहाँ से। फिर वो जो कैरेट अंगूठियाँ ली गई हैं, जो मलिक रियाज को दिए गए हैं उसके बदले एनओसी वगैरह, मतलब एक पिंडोरा बॉक्स है करप्शन का जो खोले। ये वो वजीर आजम जो कहता था कि जब ऊपर लोग ठीक होते हैं तो नीचे करप्शन खुद ब खुद रोक जाती है। अब वो खुद करप्शन का सबसे बड़ा मंबा बन गए हुए हैं। ये वो वजीर आजम थे जो कहते थे कि जो चोर और डाकू होते हैं, जब वो अपनी चोरियां जो होते हैं वो छुपाने के लिए जो हुकूमत के अंदर आते हैं, तो आप भी तो अपनी चोरी छुपाने के लिए आखिरी टाइम तक जो थे ना इक़्तिदार के साथ चिमटे रहे थे, और आपने निकलना ही नहीं चाह रहे थे, और आपने आइन शिकनी उसके साथ की थी। फिर लॉन्ग मार्च आपका जो मरियम औरंगज़ेब के बकौल वर्क फ्रॉम होम बन गया हुआ है, बैठ जाते टीवी के ऊपर। कल आपने हमें बताना कि आप पिंडी कब आएंगे। अब वो सारा इस्लामाबाद धरना शरना सारा एक पिंडी के जलसे तक महदूद हो गया हुआ है। तो कल बताएंगे, क्योंकि कल तक उनको उम्मीद है कि शायद कोई आर्मी चीफ अनाउंस हो। जैसे आज रोला था समरी आने का, समरी अभी तक आई नहीं है जी। हमारी इतलात है कि कोई टसल चल रही है, टसल चल रही है जी नंबर 1 और नंबर 4 वाले के दरमियान, कि मियाँ साहब चाह रहे कि नंबर 1 आ जाएं को उधर से, और कुछ जो मियाँ साहब के करीबी लोग, इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब हैं, वो भी नंबर 4 के लिए मियाँ साहब को जो है वो जोर लगा रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब अभी तक डटे हुए हैं। तो अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि इस ऊँट के बैठने से ही बहुत सी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आनी शुरू होंगी। और तैनाती जो है इशू का मसला जो है अब सॉल्व हो ही जाएगा, कुछ दिनों की बात है। देखें कब तक ये जो टसल है ये चलती है और इसके क्या नताइज उस तक आते हैं, और इमरान खान साहब अब आगे अपने लॉन्ग मार्च को किस तरह वो करते हैं। तो बहरहाल तोशाहाना जो है केस, वो दिन ब दिन जो है वो इमरान खान के, मैं वही कह रही हूँ कि उसमें फंदा एक बन गया जिसमें वो फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। अब उससे निकलेंगे कैसे वो, ये उनको सोचना होगा। और ये तो मैं कह रही हूँ कि एक सिर्फ है आपके सामने केस, अभी तो बड़े केसेस हैं वो सामने आने हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है। जो इत्तेहादी हैं, सुना उनके बारे में यही है कि जी वो अभी तक मियाँ साहब के साथ हैं, मौलाना फजल रहमान, आसफ जरदारी साहब भी, कि जो तैनाती होगी हम उसके साथ हैं। फिर सदफ आरिफ अलवी जो हैं, उनके साथ मुलाकात हुई इसाक डार की, तो उनका भी उनका बयान तो नहीं,
उनने करीबी लोगों से जो बात की है ज़राए के ज़रिए वो ख़बर आई कि उन्होंने कहा कि जी जो मेरे पास समरी आएगी मैं आईनी तरीके से अपना किरदार अदा करूँगा। मैंने हुकूमत के जितने भी पहले बिल या चीज़ें आई हैं उनके ऊपर आईनी तरीके से अपना किरदार अदा किया। वो शुरू-शुरू में आपको याद है हलफ़ नहीं लिया था, गवर्नर को उन्होंने हटाने की समरी का वो मसला किया था, नैब के कानून के ऊपर और जो इलेक्शन कमीशन का कानून था उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा मसला किया था इमरान खान को खुश करने के लिए, लेकिन बाद में वो चीज़ें उनके एंड पे ठीक होती रही। तो अभी वो यही कह रहे हैं कि जी जो भी कोई समरी आएगी मैं तैनाती के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनूँगा। और फवाद चौधरी ने भी आज कह दिया कि जी सदर अपना आईनी किरदार अदा करेंगे जो उनका बनता है और ये बात याद रखें कि इसको इमरान खान की हमायत हासिल है। वैसे फवाद चौधरी से याद आया कि फवाद चौधरी साहब आपके भी स्क्रीनशॉट आए हुए हैं, वो जो उमर फारूक ने भेजे थे खानज़ादा में, तक कोई बयान नहीं आया उसका आपके ऊपर। जो फ़ौरन आप हर चीज़ के ऊपर बयान देने आ जाते हैं ना, उसके ऊपर नहीं आपके आए हैं। अच्छा पीटीआई वाले जो है ना, उन्होंने भी एक बड़ा ना बारीक वारदात अपनी तरफ से करने की कोशिश की है कि तलत हुसैन और खानज़ादा के ना फेक स्क्रीनशॉट चैट के बनाए हैं, व्हाट्सएप चैट के, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जी वो मरियम नवाज़ के कहने के ऊपर, मियाँ साहब के कहने के ऊपर जो ये घड़ी वाला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उसके ऊपर उनको लिफाफे मिल रहे हैं। अच्छा लेकिन जो बंदा होता है ना, वो स्याना बनने की कोशिश करता है तो उसका स्यानापन जो होता है ना, वो बाज़ दफ़ा उसको मरवा देता है। शायद बेअक्ल जो होता है ना, वो काहिल भी होता है। तो काहिली की चीज़ें जो होती हैं, वो आपको फँसा देती हैं। तो जो स्क्रीनशॉट है जी खानज़ादा साहब का, वो कह रहे हैं मिसेस सफ़दर और आगे दूसरा कह रहे हैं जी मिस मरियम नवाज़, जो दूसरा उनके साथ बात को और खानज़ादा साहब के मिसेस सफ़दर। यहीं से पता चल जाता है। यहीं से पता चल जाता है कि ये फेक है। बैकग्राउंड्स चेंज नहीं हो रहे हैं। अच्छा दूसरी बात तलत हुसैन साहब की आएँ, उनका ज़ाहिर है जो बंदा उनसे कनेक्ट है, हम सहाफ़ियों के तौर पे ज़ाहिर है उनसे कनेक्ट हैं, उनसे जो बात करते हैं पर्सनली उनको पता है कि उनकी प्रोफ़ाइल तस्वीर आजकल क्या है। तो वो 1 महीना पहले जो प्रोफ़ाइल तस्वीर थी वो लगाई गई है स्क्रीनशॉट के ऊपर। फिर उसके बाद ग्रामर की बड़ी गलतियाँ, तो जो तलत हुसैन का आर्टिकल्स इंग्लिश में पढ़ते रहे हैं या उनसे चैट करते रहे, उनको पता है कि वो इस वक़्त टीचिंग कर रहे हैं, टीचर हैं, तो वो इतनी बच्चों वाली ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं, जो कि उसके अंदर की गई है। और जो इंग्लिश लिखी गई है, वो तलत हुसैन के लेवल की इंग्लिश भी नहीं है। बिल्कुल बच्चों वाली जो चौथी, 5वीं क्लास का बच्चा ग्रामर के बगैर, पंक्चुएशन के बगैर मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और हमें पता है कि वो उर्दू और इंग्लिश में कैसे ग्रामर की गलतियाँ हमारी निकाल देते थे, जो हम लिखते थे और वो हमें बताते थे कि पंक्चुएशन कहाँ पे लगनी है, फुल स्टॉप, कॉम में, ये सारी चीज़ें तो वो खुद लिखते हुए यानी कि वो ये सारी गलतियाँ करेंगे। तो वो भी हो गया उसके वो गलतियाँ थी वो। फिर दूसरी बात ये है कि जब आप किसी के साथ चैट करते हैं तो ऊपर जो होता है ना साइड पे वो आता है ना जहाँ पे कॉल का आइकॉन बना हुआ होता है। तो जब आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होते हैं तो जो आइकॉन होता है ना उसके ऊपर प्लस का निशान होता है, लेकिन जब आप पर्सनल चैट कर रहे होते हो तो सिर्फ आइकॉन बना हुआ होता है। तलत हुसैन की पर्सनल चैट किसी के साथ जो स्क्रीनशॉट बना है उसमें जो कॉल का आइकॉन उसके ऊपर प्लस का निशान बनाया है। अच्छा अगर आप कहेंगे जी ये किसी ग्रुप से लिया तो ऊपर ग्रुप का नाम होता है, फिर वहाँ पे तलत हुसैन नहीं लिखा हुआ होता ना, वहाँ पे भी ग्रुप का नाम लिखा होता है, फिर नीचे दूसरे नाम लिखे होते हैं और जो चैट होती है उसके ऊपर उस बंदे का नाम लिखा था। तो पर्सनल चैट शो कर रहे हो, ऊपर तलत हुसैन हो, साइड पे जो आइकॉन है ना उस पे प्लस का निशान बना दिया। तो इसी से पता चल जाता है फेक, यहाँ तो आप जानबूझ के फेक बना के उनको मुतनाज़ा करना चाह रहे हैं और ये पीटीआई के जो व्लॉगर्स हैं ना, ये कल से ये काम कर रहे हैं। ज़ाहिर उन बेचारों को बड़ा टफ टास्क मिला हुआ है इमरान खान साहब की तरफ से, वो भी क्या करें, निजी रोज़ी रोटी का मामला है। तो एक तो उन्होंने ये फेक यहाँ वो फेक शॉट बना के ये साबित करना चाह रहे थे कि इस तरह बन सकते हैं। खानज़ादा ने भी इसी वजह से दिखाया, तो खानज़ादा ने दिखाया तो आप अदालत जाएँ, अदालत जाके फवाद चौधरी उनके ऊपर केस करें, तो खुद ही उमर फारूक जो है वो फिर अपना मोबाइल देंगे फोरेंसिक के लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई चीज़ आजकल के दौर में अब मुश्किल तो कुछ रहा ही नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी हुई है, आप रिट्रीव कर लेते हैं चीज़ें, कॉलें ट्रेस हो रही हैं, यहाँ पे लोगों की फोरेंसिक करवाएं, ऑडियो का पता चल जाता है, टाइम का पता चल जाता है, मोबाइल किससे लिया ये पता चल जाता है, अब मुश्किल कुछ नहीं रहा हुआ। तो मेरे ख्याल में ये जो आप बच्चों वाली हरकतें करें ना, ये छोड़ दें। जो समझदार लोग हैं उनको समझ आ जाती। हाँ, जो आपकी कल्ट फॉलोइंग है या जो आपने सोशल मीडिया पे 3-4 हज़ार बंदा भर्ती किया हुआ है और वो नीचे आके कमेंट्स करके और इसको शेयर करके फैलाने की कोशिश करते हैं, तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो अक्ल शऊर रखने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं कि पहली नज़र में उनको नज़र आ जाता है कि ये फेक है। तो चले जी आज के लिए इतना ही। पीटीआई की ये बारीक वारदातें तो जारी रहेंगी, जो उन्होंने रसीद की भी अपनी तरफ से उन्होंने रसीद की वारदात इसलिए डाली कि हम शो कर देंगे कि हमने यहाँ पे बेची है, लेकिन वो इनकी गले की हड्डी बनेगा जो रसीद उन्होंने बनवाई है। वैसे भी जब कोई रसीद बनती है ना,
डायमंड की, तो उसके अंदर चीज़ें सारी लिखी जाती है, कितने कैरेट था, कितने उसके अंदर डायमंड्स थे, और फिर डायमंड्स की जो होता है कट, क्लैरिटी और कलर, वो कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है, लिख दिए पेन, रिंग, कलरिंग, वॉच, नीचे पैसे लिख दिए सारे। इस तरह नहीं होता है। आप बेचने भी जाओ कोई चीज़ या आप लेने भी जाओ तो वो हर चीज़ का अलग-अलग लिखते हैं कि ये इतना था, इसमें इतने डायमंड्स थे, इस डायमंड की इतनी प्राइस थी, ये वो। अगर आप गोल्ड, मतलब जब आप गोल्ड लेने जाते हो उसी तरह डायमंड का भी होता है, वो हर चीज़ लिख के देते हैं, क्योंकि कल को आपने अगर किसी और जगह जाके वो रसीद पेश करनी है तो वो आपके काम आती है कि ये चीज़ किस तरह उन्होंने, या जिन्होंने बेची होती है वो भी पूरी चीज़ की रसीद इसलिए बनाते हैं, कल को उन्होंने कहीं बेचनी हो या किसी अपने उसको दिखानी हो तो उनको भी पता हो कि इसके अंदर क्या चीज़ थी, क्या सारा कुछ था, किस कंपनी की थी। ये इस तरह नहीं होता है। और डायमंड जब आप पाकिस्तान से किसी से लेते हैं तो वो आपको यही कहते हैं कि जी आप हमारी रसीदें संभाल के रखें, क्योंकि कल को जब आप हमारे पास बेचने आएंगे तो हमने इसी रसीद की बेस पे आपसे ये जो है वो वापस लेना है। तो गलती में ना बड़ी गलत जो है ना वो रसीद बना ली गई है, और उस दुकान की हालत देख के लगता नहीं था कि उसके बाद बेचारे के पास 5 करोड़ रुपया भी होगा ये वॉच खरीदने के लिए। तो चलें जी, कोई मज़ीद डेवलपमेंट होगी तो ज़रूर आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।